हाय एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम शुचि है। मैं एक अवेकेंड एम्पैथ हीलर और लाइट वर्कर हूँ। अगर आप यहाँ पर नार्सिसिज्म से जुड़ी जानकारी लेने आते हैं या आए हैं तो प्लीज़ एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा, जो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि नार्सिसिज्म से जुड़ी इंफॉर्मेशन और नॉलेज के साथ साथ अपनी इनर सेल्फ अवेयरनेस और स्पिरिचुअल अवेयरनेस, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। इस एस्पेक्ट को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिए, ना ही इससे सिर्फ सुपरफिशियली डील करिए, इसके अंदर डीप जाइए, क्योंकि आपकी सेल्फ अवेयरनेस और आपकी ट्रू स्पिरिचुअल अवेयरनेस ही आपके सबसे बड़े टूल्स हैं, जो आपको ज़िंदगी में किसी भी चैलेंज से डील करने में और हील करने में मदद करेंगे, फिर चाहे वो नार्सिसिज्म का चैलेंज ही क्यों ना हो, क्योंकि जो नार्सिसिस्टिक चैलेंज होता है वो भी एक जीवन में बड़े कार्मिक ब्लॉक की तरह ही आता है। तो उससे भी डील करने के लिए आपको उससे जुड़ी अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ पुख्ता तरीके से अपने ऊपर काम भी करना पड़ेगा, अपनी सेल्फ अवेयरनेस और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में डीप जाना पड़ेगा, और वहीं से आपको मजबूती और समझ और इंट्यूशन और गाइडेंस मिलेगी कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है नार्सिसिज्म से जुड़ी, उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने आप सक्षम अपनी सेल्फ अवेयरनेस में, अपनी स्पिरिचुअल अवेयरनेस में हैं, उतने ही बेहतर आप तैयार हैं किसी भी नार्सिसिस्टिक चैलेंज से डील करने के लिए, हील करने के लिए और अपनी लाइफ को नई दिशा देकर बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और हाँ, वो बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस चैनल पर हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, नार्सिसिज्म से जुड़ी भी, स्पिरिचुअल टूल से जुड़ी भी, इनर अवेयरनेस की जर्नी से जुड़ी भी। तो हर इंफॉर्मेशन का पूरा लाभ उठाइए। हैविंग सेड दैट, आज हम बात करेंगे कि क्या नार्सिसिस्ट वैसे ही पैदा होते हैं या फिर नार्सिसिस्ट बनाए जाते हैं, अपने इन्वायरमेंट की वजह से वैसे बनते हैं। तो बहुत सारी रिसर्च की है और अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस थ्रू द इयर्स, वो तो हैं ही हैं। तो दोनों को मिला के एक सिमिलर सा ही कंक्लूजन है, और वो ये है कि कोई भी एक फैक्टर नहीं है, यानी कि दोनों फैक्टर्स ही डिटर्मिन कर सकते हैं कि कोई इंसान नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाए। वो जेनेटिक भी हो सकता है, हेरिडिटरी फैक्टर भी हो सकता है, और वो इन्वायरमेंट का फैक्टर भी हो सकता है। माना जाता है कि अगर किसी इंसान के जेनेटिक फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स नार्सिसिज्म, उसके पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ हैं, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स या जिन लोगों ने उसकी परवरिश की है वो नार्सिसिस्टिक इंसान हैं, यानी कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार हैं, तो 60 से 40% चांसेस रहते हैं कि वो बच्चा भी नार्सिसिज्म डेवलप कर सकता है। अब ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल। जैसे कि हम जानते हैं कि इवन विद द सेम हेरिडिटरी फैक्टर्स और सेम एनवायरनमेंट, बच्चे बहुत डिफरेंट निकल आते हैं एक दूसरे से, इनफैक्ट बहुत बेहतरीन से बेहतरीन भी निकल आते हैं। तो ये सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमें प्रोबेबिलिटी या टेंडेंसी बताते हैं। हर बच्चे की अपनी इंटरनल टेंडेंसी होती है, बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल मेकअप होता है, और ऑब्वियसली नियति भी होती है, प्रारब्ध भी होते हैं, जिसको शायद साइकोलॉजी नहीं इतना मायने देती हो, लेकिन डेफिनेटली जब हम पूरे होलिस्टिकली बात कर रहे हैं तो ये फैक्टर्स डेफिनेटली कंट्रीब्यूटिव होते हैं कि कोई इंसान किस तरह से शेप लेगा और उसके लाइफ लेसन्स क्या होंगे, या उससे जुड़े लोगों के उसके थ्रू लाइफ लेसन्स क्या होंगे। तो एक जेनेटिक फैक्टर डेफिनेटली है कि अगर फैमिली लाइंस में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर रन कर रहा है, या पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, तो वो एक कंट्रीब्यूटिव डेफिनेटली हो सकता है एक बच्चे के लिए, स्पेशली अगर उसकी इंटरनल जो माइंडसेट जो है वो भी इस नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी को सपोर्ट करती है। हैविंग सेड दैट, एनवायरनमेंट जो है बच्चे का चाइल्डहुड से, उसकी परवरिश कैसे हुई है, किस ढंग से, किस पेरेंटिंग स्टाइल से, वो बहुत बड़ा और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिव फैक्टर होता है कि बच्चा बड़े होकर नार्सिसिस्ट निकलेगा या नहीं। लेकिन ये भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत बार बेहतरीन पेरेंटिंग के साथ साथ भी, बहुत माइंडफुल और कॉन्शियस पेरेंटिंग के साथ साथ भी, जहाँ पर पूरा जोर डाला है पेरेंट्स ने सब समझ लेकर पेरेंटिंग करने की, कॉन्शियस होकर पूरे, और ऐसी कोई कसर नहीं रही है जिसे लैक बोला जा सकता है या अब्यूजिव फैक्टर्स बोला जा सकता है किसी भी तरह के, ऐसा कुछ नहीं होने के बावजूद भी बच्चे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। दे कैन टर्न आउट इनटू नार्सिसिस्ट
नार्सिसिस्टिक अडल्ट्स, मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट या दूसरे तरह के नार्सिसिस्ट, और ऐसा साइकोपैथ्स में भी देखा जाता है कि साइकोपैथ्स यूजुअली बॉर्न होते हैं वैसे, बचपन से ही उनके साइंस एंड सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, किस तरह से हाव भाव बिहेवियर होता है अपने से वीकर लोगों के साथ या एनिमल्स के साथ या पेट्स के साथ, तो बहुत सारे फैक्टर्स से इंडिकेट होना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी, अगर सब कुछ ठीक भी है, एनवायरनमेंट में कुछ गलत नहीं है और कोई पेरेंट्स भी नार्सिसिस्ट नहीं है, फिर भी हो सकता है कि कोई बड़े होकर नार्सिसिस्ट बन जाए, किसी की गलती नहीं हो उसमें। इन द एंड कोई भी एक पर्टिकुलर कारण कि यही कारण था या नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अननोन है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उन अननोन में भी हम फिर भी जो समझ है वो समझ लेने की कोशिश करते हैं। द मोस्ट प्रोबेबल कॉजेज हेरिडिटरी रह सकता है, अगेन उसमें हर बच्चा ज़रूरी नहीं है कि उसमें वो वाला फैक्टर मैनिफेस्ट हो। वैसे ही अब हम आते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। तो सबसे बड़ा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर देखा जाता है जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तरफ कंट्रीब्यूट करता है, वो ये है एक अब्यूजिव चाइल्डहुड। अब ये समझना ज़रूरी है कि अब्यूज़ किस तरह की हो सकती है। अब्यूज़ फिजिकल अब्यूज़ की ही बात नहीं कर रहे, ऑब्वियसली फिजिकल अब्यूज़ या सेक्सुअल अब्यूज़ वो तो बहुत बुरी वर्स्ट तरह की अब्यूज़ हैं, किसी चाइल्ड की सोल को बिल्कुल ट्रॉमेटाइज कर देती हैं, तो उसके लिए हमें स्पेशल मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो अंडरस्टूड ही है। किसी भी तरह का पनिशिंग स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग जहाँ पर मार पड़ती है, पिटाई होती है, कुटाई होती है, बेल्ट से मारा जाता है या टॉर्चर किया जाता है, दरवाज़ों के पीछे बंद कर दिया जाता है, डार्क रूम में बंद कर दिया जाता है, किसी भी तरह से इस तरह का हरासमेंट, इस तरह का अब्यूज़, वो ऑब्वियसली कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर इमोशनल अब्यूज़ की भी बात कर रहे हैं। तो इमोशनल अब्यूज़ किस तरह का होता है? तो यूजुअली इमोशनल अब्यूज़ पेरेंटिंग स्टाइल में जो होता है वो निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग होती है, जहाँ पे बच्चे की बाकी नीड्स तो हैं ही हैं, उसकी परवरिश की, उसकी फिजिकल नीड्स, फूड की नीड, न्यूट्रिशन की नीड्स, सेफ्टी की नीड्स, और साथ में इमोशनल नीड्स, तो वो ये सारी नीड्स किसी भी तरह से निग्लेक्ट हो रही हैं या पूरी तरह से उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, या फिर फिजिकल नीड्स, न्यूट्रिशन नीड्स, सेफ्टी की नीड्स की घर के ऊपर छत है वो तो ध्यान रखा जा रहा है, उसमें कोई सच कसर नहीं है, लेकिन इमोशनल नीड जो सबसे बड़ी नीड होती है, प्यार की नीड, इमोशनल कनेक्शन की नीड, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग की नीड, इमोशनल सपोर्ट की नीड, पेरेंट की इमोशनल प्रेजेंस की नीड, वो फुलफिल नहीं हो रही है या बहुत कंडीशनल वे में फुलफिल होती है। यानी कि पेरेंट या तो इमोशनली या फिर किसी भी तरह से प्रेजेंट ही नहीं है, अबैंडन कर दिया है, या फिर प्रेजेंट फिजिकली है लेकिन वैसे अबैंडन फील करवाता है, वैसे उसका कोई रोल नहीं है इमोशनल कनेक्शन में, इमोशनल टाइम देने में। बच्चा नेग्लेक्टेड फील करता है, बच्चा इग्नोर्ड फील करता है, डिसमिस्ड फील करता है, या फिर उसकी कोई इमोशनल नीड होती है और वो पेरेंट के पास लेके जाता है, अपसेट है, ओवरवेल्म्ड है, दुखी है, बुलीड है, डिप्रेस्ड है, एंक्शियस है, तो उसको बहुत जल्दी हटा दिया जाता है या उसको झटकार दिया जाता है बोल के कि ग्रो अप, या इसमें रोने की क्या बात है, या परेशान होने की क्या बात है, या मुझे तंग मत करो, या मेरे पास समय नहीं है, या सो एंड सो से जाके पूछ दो। जैसे भी उस बच्चे को उस नीड में उसको सपोर्ट नहीं किया जाता, हेयरिंग ईयर नहीं दिया जाता है, उसको ठीक से जो इमोशंस आते हैं छोटे बच्चे के टाइम से लेके टीनेज तक, उनको डिफ़िकल्ट इमोशंस, डिफ़िकल्ट चैलेंजेस जो ग्रोइंग पीरियड में आएंगे ही आएंगे, फ्रेंड्स के साथ, स्कूल में, अपने इंटरनल फैमिली में, उनको ठीक से कैसे एड्रेस करना है, उनको नेविगेट कैसे करना है, इमोशंस को देखना कैसे है बिना उनको झटकारे, बिना कार्पेट के नीचे छुपा दिए, उनको कैसे एड्रेस करना है, उनको कैसे एक्सेप्ट करना है, उनसे कैसे डील करना है, ये सिखाया ही नहीं जाता है, क्योंकि पेरेंट्स को मोस्ट ऑफन ये चीज़ पता नहीं होती है, क्योंकि यही कल्चरल स्टाइल है, उनके पेरेंट्स ने भी नहीं सिखाई होती, तो यही चीज़ ऑफन पास ऑन होती है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनकॉन्शियस अनमाइंडफुल वेज टू रेज अ चाइल्ड। तो इस पेरेंटिंग स्टाइल में क्योंकि उन्हें सिखाया नहीं गया या पेरेंट की पर्सनालिटी ही ऐसी है, डिसमिसिव है, निग्लेक्टफुल है, बच्चा इस तरह की अब्यूज़ के साथ साथ बड़े होता है जहाँ पे उसकी नीड्स इग्नोर्ड, डिसमिस्ड होती है, उसको ठीक से उसको वर्दी फील नहीं करवाया जाता, या फिर उसको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन किया जाता है, ओवर डिसिप्लिन किया जाता है, उसको अपनी बात ठीक से रखने का मौका नहीं दिया जाता। तो किसी भी तरह की इस तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग डिसफंक्शनल एलिमेंट्स होते हैं। आप मेरी डिसफंक्शनल फैमिलीज़ कैसी होती हैं कैसी नहीं, उसके ऊपर 2-3 वीडियोज़ अच्छे से बनाए हैं, वो चेकआउट कर सकते हैं। तो कोई भी डिसफंक्शनल फैक्टर्स इस तरह के बहुत स्ट्रांग होते हैं, टॉक्सिक फैक्टर्स अगर बहुत स्ट्रांग होते हैं तो वो कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर्स हो सकते हैं डेफिनेटली एक बच्चे का बड़े चल के नार्सिसिस्ट इंसान बन जाने में। एक
बहुत बड़ा फैक्टर होता है इनसिक्योर अटैचमेंट का स्टाइल। इनसिक्योर बच्चे को फील होता है, जो अटैचमेंट होती है पेरेंट के साथ वो उसको सिक्योर तरह से नहीं मिलती इमोशनली, यानी कि कंफ्यूज्ड स्टाइल होता है। पेरेंट कभी प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट अगेन ज़रूरी फिजिकली नहीं, फिजिकली चाहे वो सारा टाइम वहीं पर हो मदर या फादर, लेकिन उसके तरीके में, इमोशनल कनेक्शन के तरीके में वो कभी तो बहुत प्यार देता है या कभी प्रेजेंट होता है, कभी बिल्कुल इग्नोर करता है, डिसमिस करता है। तो बच्चे को कंफ्यूजिंग साइंस और सिग्नल्स मिलते हैं। कभी तो उसको वही बात पर बहुत ज़्यादा पेशेंस से डील किया जाता है, सुना जाता है, प्यार दिया जाता है, शाबाशी दी जाती है, और कभी बिल्कुल उसी बात पे झटकार दिया जाता है। तो बहुत कन्फ्लिक्टिंग साइंस दिए जाते हैं। तो कभी तो बच्चे को लगता है वो सिक्योर है, सपोर्टेड है, कभी उसको लगता है अबैंडन्ड है, अकेला है, सुनवाई नहीं है, वो अनवर्दी है, सिग्निफिकेंस ही उसकी कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंस ही कुछ नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो बहुत दो अलग अलग उसको बार बार रीइंफोर्समेंट्स अलग अलग तरह के मिलते हैं, क्योंकि पेरेंट की पर्सनालिटी वैसी है, या फिर पेरेंट ऑब्वियसली टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट है और वो जान के इस तरह का बिहेवियर करता है। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल, पेरेंट बहुत इनडिफरेंट है या पेरेंट बहुत कोल्ड है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, जो चाइल्ड की जो एज होती है, डेवलपिंग एज, जब उसका इनर चाइल्ड डेवलप हो रहा होता है, उसको इनर चाइल्ड को बहुत ज़रूरत है ये सारी फैक्टर्स की, ताकि वो ठीक से उसके बड़े होते हुए रूप में इंटीग्रेट हो सके। तो ये सारी चीज़ें उसकी नहीं मिल रही होती, बिखर रही होती। या फिर एक अब्यूज़ होता है दूसरी तरह का, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है बेढंगे तरीके से, जो मैच्योर इमोशनली रेगुलेटेड तरीके से नहीं है। यानी कि या तो बच्चे को बहुत ज़्यादा ही सर पे चढ़ाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंटाइटल्ड बनाया जाता है। ये वहाँ पर भी हो सकता है उन फैमिलीज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा है और किसी तरह की कमी नहीं है और पेरेंट्स ध्यान नहीं देना चाहते, केयर टेकर्स ध्यान रख रहे हैं बच्चों का, या पेरेंट्स का सबसे आसान तरीका है क्योंकि पैसा बहुत है तो सब कुछ कर ले, बच्चे को कुछ ना नहीं किया जाता, बिगाड़ा जाता है। या फिर जहाँ पर किसी तरह का लैक है, वो चीज़ों की कमी है, तो पेरेंट्स भरपाई करने के लिए उन्हें लगता है कि किसी भी तरह से बच्चे को ओवर प्यार करके, शाबाशी देके, उसकी हर हाँ में हाँ मिला के कॉम्पनसेट कर दें हमारा गिल्ट कि हम उसको कुछ चीज़ें नहीं दे पा रहे, या कोई भी रीज़न की वजह से ठीक जो लव का एक्सप्रेशन वो हेल्दी तरीके से नहीं किया गया है। चाइल्ड को बहुत ज़्यादा ओवर पेडेस्टलाइज किया गया है, उसको सही और गलत की ठीक से पहचान नहीं दी गई है। सही टाइम पे उसको शाबाशी, प्रेज, अपसेट और ओवरवेल्म होने के टाइम पर उसको क्रिटिसिज्म के बजाय सपोर्ट, इमोशनल गाइडेंस, प्यार, पेशेंस, और जब वो गलत कर रहा है तो उसको गाइड करना कि ये गलत है, नो को नो बोलना, ठीक से बाउंड्री सेट करना अपनी भी, और बच्चे को भी सिखाना कि हेल्दी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए और तुम्हें भी हेल्दी बाउंड्रीज क्यों सेट करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें नहीं सिखाना। सब कुछ चलता है, ओवर प्यार, ओवर गिफ्ट्स मिल रहे हैं, बच्चे को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाया हुआ है, कहीं पे भी ये मानना कि मेरा बच्चा तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता है, मेरा बच्चा सबसे बेहतरीन है। अगर बच्चा किसी चीज़ में अच्छा है, गिफ्टेड है, तो उसको और सर चढ़ाना, उसी चीज़ों से एक्कोलेड्स लेना, उन चीज़ों की ज़्यादा बड़ाई करना, शो ऑफ करना, और बाकी चीज़ों का बच्चों की परवरिश में बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, उन पे ध्यान नहीं देना। जब तक बच्चा अचीवर है तो अपने एम्बिशंस बच्चों पर थोपना, अपनी पूर्ति बच्चों के अचीवमेंट्स हैं उनसे पूरी करना और क्लैपिंग करना। जब ततक आपका बच्चा वो सारी चीज़ें कर रहा है, आपका नाम रोशन कर रहा है सो कॉल्ड, या आपको एक पिक्चर परफेक्ट चाइल्ड मिल रहा है क्योंकि बहुत गुड लुकिंग है, या वो कहीं काम करता है, मे बी द चाइल्ड इज़ अ चाइल्ड मॉडल, तो आप अपने एम्बिशंस पूरे कर रहे हैं, या पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बहुत मेडल्स लाता है, या किसी दूसरे स्पोर्ट्स में किसी और फील्ड में बहुत बेहतरीन है, तो या तो वो आपकी पूर्ति कर रहा है आपकी ईगो की, तो आप बहुत चढ़ा के रखते हैं। और दूसरी उसकी जो बाकी चीज़ों की डेवलपमेंट है कि वो कैसा ह्यूमन बीइंग बन रहा है, काइंडनेस है कि नहीं, एम्पैथी है कि नहीं, उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस आपको एक ही फैक्टर मैटर करता है तो उसी पे ध्यान दे रहे हैं, बस आपकी वहाँ से नीड पूरी हो रही है। या फिर ये कंडीशनल लव भी हो सकता है कि जब तक आपका बच्चा वो सारी तरह से आपकी पूर्ति कर रहा है, आपको वाहवाही ला कर दे रहा है, पिक्चर परफेक्ट चाइल्ड मिल रहा है, एक ट्रॉफी चाइल्ड की तरह वो एक्ट कर रहा है, तब तक तो आप उसको प्यार दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उससे कहीं ओवरवेल्म हुआ, अपसेट हुआ, जहाँ पे उसका ट्रैक रिकॉर्ड कहीं खराब हुआ, जैसे ही उसकी किसी चीज़ में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, जैसे ही उसने कहीं वो बिहेवियर नहीं किया जो बिहेवियर आपके लिए शो ऑफ करने लायक है, तो वैसे ही आपने एकदम दूसरा रूप दिखा दिया, वैसे ही निग्लेक्ट कर दिया, वैसे ही डांट दिया, वैसे ही क्रिटिसाइज कर दिया। तो
ये हर तरह का फैक्टर अब्यूजिव और निग्लेक्टफुल और टॉक्सिक पेरेंटिंग में ही आता है। अब कॉम्बिनेशन इसका कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा कम, जो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। कहने का मतलब ये सब निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, ये चाइल्डहुड की का जो इन्वायरमेंट है ये बहुत डिटर्मिन करता है कि बच्चे की सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ ग्रोथ कैसी होती है, उसका इनर चाइल्ड कैसे डेवलप होता है, और वो उसके अगर जेनेटिक फैक्टर्स भी साथ में है तो वो सब मिलके कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, नहीं कि वो नार्सिसिस्टिक इंसान बढ़ जाए, ये टेंडेंसीज बढ़ा देते हैं। और ऑफन हमें पता है कि सोशियोपैथ्स जैसे साइकोपैथ्स होते हैं वो बॉर्न होते हैं, वैसे ही सोशियोपैथ्स क्रिएटेड होते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ। अपने एनवायरनमेंट से शेप लेते हैं, बहुत अब्यूजिव एनवायरनमेंट की वजह से लोग सोशियोपैथ्स बनते हैं। तो खैर इसमें हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स जो हैं, कोई या एक सिंगल पेरेंट बहुत ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक वूंड्स लेके बैठा है अपने अंदर, अनहील्ड वूंड्स, जिसने उसकी पर्सनालिटी को बिल्कुल स्पॉइल कर दिया है और वो उससे हील नहीं कर पा रहा। और वो सारे वूंड्स अपने बच्चे के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, अपनी इन सिक्योर सेल्फ को, अपनी अनवर्दी सेंस की जो फीलिंग है उसको बच्चे के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। ये भी पॉसिबल है ऑब्वियसली कि अगर पेरेंट आउटराइट टॉक्सिक है या नार्सिसिस्टिक है तो वो बच्चे को गैस लाइट करता है, बच्चे के ऊपर रिएक्टिव अब्यूज़ का एक्सपीरियंस होता है। रिएक्टिव अब्यूज़ क्या है, इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो इस तरह के जो इन्फ्लुएंसेस लेकर भी बच्चा बड़ा हो रहा है तो बहुत चांसेस रह सकते हैं कि इस तरह के बच्चे की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है टू बिकम अ क्लिनिकली नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। तो पेरेंट्स अपनी तरफ से यही कर सकते हैं कि बच्चे को सबसे बड़ी चीज़ जो सिखाएं कि एक बहुत बैलेंस्ड, इमोशनली मैच्योर पेरेंटिंग करें, जहाँ पर सारी नीड्स ठीक तरह से एड्रेस हो रही हैं, ना ओवर कुछ हो रहा है ना अंडर हो रहा है, एक बैलेंस में हो रहा है। बच्चे को एम्पैथी सिखाई जा रही है। एम्पैथी सबसे बड़ा फैक्टर है। बाकी सारी चीज़ें जो उनकी आप सेलिब्रेट करने में, उनके टैलेंट्स हैं, उनके गिफ्ट्स हैं, उसमें खुशी मनाने में कोई हर्ज नहीं है। डेफिनेटली बच्चे को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। लेकिन अगर उसके साथ साथ आप उन फैक्टर्स का ध्यान नहीं दे रहे कि ये सब तो है तो लाइफ अच्छी होगी, क्या फ़र्क पड़ता है, काइंडनेस दिखाने की क्या ज़रूरत है, कंपटीशन में आगे निकलो, जैसे भी निकलो, अगर ये सब आप सिखा रहे हैं तो आप अपने बच्चे की ही प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं कि वो उस तरह का पर्सनैलिटी टाइप बन जाए कि जो बाद में उसी के लिए दुख क्रिएट करे और उसके आसपास सभी के लिए दुख क्रिएट करे। तो बचपन से ही ध्यान रखिए कि जो नॉन नेगोशिएबल्स हैं वो तो बच्चों को सिखाने ही हैं कि जो नेगोशिएशन नहीं करनी है। एम्पैथी होनी ही होनी चाहिए, काइंडनेस होनी ही होनी चाहिए। एक सिचुएशन में दो ऑप्शंस हैं कि ये लेना है, लेकिन ये लेने के लिए क्रूअल्टी दिखानी पड़ेगी। तो अगर क्रूअल्टी नहीं दिखाओगे, काइंडनेस दिखाओगे तो ये ऑप्शन अभी नहीं मिलेगी। तो डेफिनेटली काइंडनेस की ऑप्शन टीच करें। तभी बोलती हूँ कि स्पिरिचुअल अवेयरनेस, इसमें स्पिरिचुअल फैक्टर बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ी है, लेयर से लेयर जुड़ी है। अगर आप स्पिरिचुअली खुद इग्नोरेंट हैं या आप बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, लाइफ तो कंपटीशन से रूथलेसली डायनेमिक पर्सनालिटी होनी चाहिए, सिर्फ ऐसी अचीविंग वाली पर्सनालिटी होनी चाहिए, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। तो आप बड़े होकर फिर खुद के लिए वो चीज़ें बच्चे से एक्सपेक्ट मत करना, स्पेशली अगर वो ज़्यादा फैक्टर्स हैं, बच्चे की पर्सनालिटी इस तरह की है कि वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी बन सकता है। तो अगर आप खुद ही उन चीज़ों के लिए माइंडफुल नहीं हैं, उन्हें महत्व नहीं देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप अपनी रिलेशनशिप्स में, चाहे विद योर चिल्ड्रन या फिर विद द पीपल यू अट्रैक्ट इन योर लाइफ एज हस्बैंड और वाइफ, आप नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि आप खुद ही हील्ड नहीं है, आप खुद ही स्पिरिचुअली हील्ड, सेल्फ अवेयर नहीं है। तो हर तरह से आपकी प्रोबेबिलिटी उस तरह के इंसान के साथ फंसने की, चाहे आप जो बच्चे रेस कर रहे हैं उस तरह से या फिर आप दूसरे इंसानों के साथ फंस रहे हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट है हर स्टेज में सबसे पहले इनर वर्क, सेल्फ अवेयरनेस सबसे पहले ही चाइल्डहुड से ही शुरू हो जाना चाहिए। और सेल्फ अवेयरनेस जिससे सारे फैक्टर्स जुड़े हैं, हम कौन है, क्या महत्व रखता है, वो सारी चीज़ें कौन सिखा सकता है बच्चे को पेरेंटिंग में? वही पेरेंट जो पहले खुद सेल्फ अवेयर है, जो पहले खुद माइंडफुल है। तो इसलिए सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। स्पिरिचुअल वर्क, सेल्फ अवेयरनेस के बिना कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ ये वाली बाकी चीज़ें हमें अंडरस्टैंडिंग दे सकती हैं कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर किस तरह से डेवलप हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है और फिर कैसे डील किया जा सकता है। एक बार नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर किसी के अंदर सेट होने लग गया तो फिर उसके बाद वो हील नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है और कितना परसेंटेज बस पॉसिबल है, और वो भी किस तरह से पॉसिबल है अगर वो इंसान बिल्कुल खुद ही स्पिरिचुअली सडनली अवेयर हो जाए कि मैं नार्सिसिस्ट हूँ। इन सब के बारे में अगेन बहुत सारे वीडियोस
वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, तो वो यहाँ रिपीट नहीं करूँगी मैं। द कोर इज़ कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर चीज़ ही ऐसी है कि एक बार अगर वो डेवलप हो जाए, इट्स हाईली डिस्ट्रक्टिव, नॉट जस्ट फॉर द पर्सन को खुद अंदाज़ा नहीं होता कि मेरे लिए कितना डिस्ट्रक्टिव है। जिनको अंदाज़ा होता है सबसे ज़्यादा वो उन्हें होता है जो उसको सहते हैं, उसके आसपास वाले लोग। तो एक बार हो जाए तो फिर ये चीज़ रिवर्सिबल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो बेहतर यही है कि इसके बारे में वैसे ही लोग अवेयर रहें, ताकि अगर जेनेटिक फैक्टर्स भी फैमिली में हैं तो अपनी परवरिश से और अपनी खुद की सेल्फ अवेयरनेस से वो फैक्टर्स भी कर्टेल कर सके, शुरू से ही बांध लगाना शुरू कर सके, ताकि जो अच्छे वाले फैक्टर्स हैं वही बच्चे की ग्रोथ में, उसके इंटरनल लैंडस्केप के डेवलपमेंट में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों कि वो एक हेल्दी और इमोशनली वाइज, रेगुलेटेड, एम्पैथेटिक और काइंड और केपेबल इंसान निकले होलिस्टिकली।